हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम रानी पद्मावती के संपूर्ण जीवन की गाथा के बारे में बात करेंगे। रानी पद्मावती एक ऐतिहासिक किरदार है जो अपने सौंदर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। भारतीय इतिहास में अनेक साहसी रानियां हुई हैं, जिनमें से एक थी रानी पद्मावती। पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनकी बुद्धिमानी और सुंदरता के चर्चे भी फैलते चले गए। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत ही लाड प्यार से पाला था। कहते हैं उनके पिता उनके प्रति काफी सुरक्षात्मक थे, जिसकी वजह से उन्हें पद्मावती का किसी और से बात करना तक भी पसंद नहीं था। पद्मिनी के पास बचपन से ही एक बोलने वाला तोता था, जिसका नाम था हीरामणि। पद्मिनी को इस तोते से बड़ा लगाव था और वह इसी से अपने मन की बातें किया करती थी। जब उनके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने तोते को मार डालने का आदेश दिया। पद्मिनी ने तोते की जान बचाने की खातिर उसे उड़ा दिया। उस तोते को एक शिकारी ने पकड़कर एक ब्राह्मण को बेच दिया। ब्राह्मण से उस बोलने वाले तोते को राजा रतन सिंह रावल ने अच्छी कीमत देकर खरीद लिया। वे इस तोते की बातों से काफी प्रभावित हुए। तोते ने रानी पद्मावती के रूप, सौंदर्य और बुद्धिमानी की राजा के सामने इतनी प्रशंसा की कि राजा रतन सिंह ने रानी पद्मावती से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजा रतन सिंह रावल वीर होने के साथ साथ राजनीति में भी बहुत निपुण थे। उनका दरबार एक से एक महावीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला भी दूर दूर तक मशहूर थी। पद्मिनी के पिता ने पद्मिनी का विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें राजा रतन सिंह ने स्वयंवर को जीतकर पद्मिनी से विवाह कर लिया। रतन सिंह के दरबार में राघव चैतन नाम का एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। राजा ने उन्हें दरबार में विशेष स्थान दे रखा था। वे उन्हें बहुत मानते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि राघव चैतन संगीतकार होने के साथ साथ ही एक तांत्रिक भी थे और युद्ध जीतने के लिए जादू टोना भी किया करते थे। एक दिन राघव चैतन जादू टोना करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे राजा के सामने पेश किया गया। सारी बातें जानने सुनने के बाद राजा ने उसे दोषी पाया और सजा के रूप में उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन अपना यह अपमान सहन न कर सका और बदला लेने का मन बना लेता है। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था, राजा रतन सिंह का समूल विनाश, और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने वह दिल्ली चला जाता है। उन दिनों दिल्ली की राजगद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था और राघव चेतन का उद्देश्य खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करना था। पर वह जानता था कि खिलजी से मिलना इतना आसान तो था नहीं, इसलिए वह दिल्ली के पास के एक जंगल में डेरा डालकर रहने लगा। क्योंकि वह जानता था कि खिलजी शिकार का शौकीन है, अतः कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी। और एक दिन जब खिलजी शिकार पर गया तो राघव चैतन बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की मनमोहक आवाज को सुनकर खिलजी ने उसे दरबार में आकर अपने हुनर को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया। तुरंत राघव चैतन ने मौके का फायदा उठाते हुए खिलजी का ध्यान चित्तौड़ की सैन्य शक्ति, धन संपदा और रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य की ओर कर दिया। चित्तौड़ की इतनी प्रशंसा सुनकर खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, ताकि वह चित्तौड़ पर कब्जा करके रानी पद्मावती को हासिल कर सके। इसलिए वह चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर देता है और राजा रतन सिंह के पास संदेशा भिजवाता है कि वह रानी पद्मावती को मिलकर वापस चला जाएगा। किंतु परंपरा के अनुसार रानी अपना चेहरा किसी पराये पुरुष को नहीं दिखाना चाहती। रतन सिंह के समझाने पर रानी खिलजी को अपना चेहरा आईने में दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। रानी की खूबसूरती देखकर खिलजी तय कर लेता है कि वह रानी को हासिल करके ही रहेगा। भारतीय परंपरा के अनुसार राजा रतन सिंह खिलजी को छोड़ने मुख्य द्वार तक जाता है और वहीं खिलजी धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लेता है
और रतन सिंह के बदले रानी की मांग करने लगता है। राजा रतन सिंह के सेनापति गौरा और बादल बहुत होशियार थे। उन्होंने एक चाल चली और खिलजी के पास एक संदेशा भिजवाया कि रानी अगले दिन सवेरे अपनी दासियों के साथ पालकी में बैठकर खिलजी के पास पहुंचेगी। यह सुनकर खिलजी खुश हो गया। दूसरे दिन तय समय पर पालकियां किले से निकली और खिलजी के खेमे के पास पहुंचकर उस जगह रुक गई जहां रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया था। उन पालकियों में ना तो रानी पद्मिनी थी और ना ही उनकी दासियां। अचानक उन पालकियों में से हथियारों से लैस गौरा, बादल समेत कई सैनिक निकले और खिलजी के सैनिकों पर टूट पड़े और रतन सिंह को छुड़वा लिया। इस लड़ाई में गौरा वीरगति को प्राप्त हुए और बादल ने खिलजी के सैनिकों के ही घोड़े पर सवार होकर रतन सिंह के साथ महल की तरफ भाग निकले। इस हार के बाद खिलजी बिल्कुल पागल सा हो गया और रतन सिंह से बदला लेने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। खिलजी की सेना लाख कोशिशों के बावजूद किले में प्रवेश नहीं कर पाई। हार कर उन्होंने किले की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी इतने लंबे समय तक चली कि किले के अंदर खाद्य सामग्री खत्म होने लगी। जब भूखों मरने की नौबत आ गई तब रतन सिंह ने किले का मुख्य द्वार खोल देने का आदेश दिया। खिलजी इसी बात का इंतजार कर रहा था। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। जब रानी को सूचना मिली तो रानी जानती थी कि अब उन्हें क्या करना है। रानी के सामने दो ही विकल्प थे, या तो खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दे या फिर सती हो जाए। उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय अपने आत्मसम्मान और चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए जौहर करने का निर्णय लिया। उन दिनों राजस्थान में जौहर प्रथा का प्रचलन था। यदि कोई राजा युद्ध में मारा जाता तो उनकी रानियां स्वयं को और अपने राज्य की आन बान के लिए जौहर कर लेती थी। रानी पद्मावती ने भी यही किया। एक बड़ा कुंड बनवाया और 16,000 राजपूत कन्याओं के साथ उस कुंड की अग्नि में प्रवेश कर गईं। खिलजी जब किले में पहुंचा तो उसे चीता, राख और चीख चिल्लाने की आवाज के सिवा कुछ ना मिला। कहते हैं चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि खिलजी ने उस कुंड को बंद ही करवा दिया था। बाद में जब चित्तौड़ पर फिर से एक बार राजपूत शासक का राज्य हुआ तो उसने राजपूत महिलाओं की वीरता के प्रतीक को फिर से खुलवाया।